नमस्कार दोस्तों, एरा संस्थान के YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो अपन क्लासेज चला रखे थे BSc हॉनर्स एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर की। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर के अंदर अपन ने एक सब्जेक्ट लेकर चल रहे थे एंटोमोलॉजी की, बोले तो कीट विज्ञान की कुछ सब्जेक्ट लेकर चल रहे थे अपन एक। ठीक है, उसके अंदर से अपन ने 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं और आज अपना 5वां टॉपिक है। 5वां टॉपिक इस प्रकार से आपका जो टॉपिक है, ठीक है, उसमें क्या है कि लिखाने की क्रिया ज़्यादा है, इसलिए आपको मैं आज बोल बोल के करवाऊंगा। ठीक है, और कोई इंपॉर्टेंट लाइन होगी, कोई इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक होगा, उसको मैं बोर्ड पर लिखा दूंगा। ठीक है, तो एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं एरा संस्थान के यूट्यूब चैनल पर। तो आपका जो आज का जो 5वां टॉपिक है वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ ए ग्रास हॉपर। सभी को पता होता है ग्रास हॉपर किसे बोलते हैं, टिड्डी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? टिड्डी को बोलते हैं। टिड्डी सभी जानते हैं, जो फसलें होती हैं उनके जो पत्ते होते हैं, फसलों के पत्तों को या फिर फसलों को क्या कर देते हैं, काट देते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। तो ग्रास हॉपर से तो सब आप वंचित होंगे, सभी जानते होंगे ग्रास हॉपर क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में अपन आप जो टीडी है उसकी जो आकृति विज्ञान होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब जैसे आकृति विज्ञान के अंदर अपन क्या क्या देखेंगे, क्या क्या बिंदु है वो देखेंगे, कौन कौन से अंग है उसके बारे में अपन इस 5वें टॉपिक के अंदर अध्ययन करेंगे। तो कौन कौन से के बारे में अध्ययन करेंगे? बॉडी सेगमेंटेशन स्ट्रक्चर ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, कौन कौन से? एक तो आपका ले लो सिर, ले लो वक्ष, ले लो पेट, ले लो सिर, वक्ष और पेट की शारीरिक खंड संरचना का अपन इसमें अध्ययन करेंगे। किस किस की करेंगे? सिर ले लो, वक्ष ले लो और पेट, उसकी शारीरिक शारीरिक खंड संरचना होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं सेशन को, आप शेयर करते रहना। मैं तो स्टार्ट कर देता हूँ क्लास को, क्योंकि क्लास आज काफ़ी बड़ी होने वाली है। तो आप साथ साथ उतारते जाना, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे लिखो। पहला है बॉडी वॉल। बॉडी वॉल की आप परिभाषा लिख लो। बॉडी वॉल है ना, बॉडी वॉल की परिभाषा लिखो, या फिर इसको अपन देह भित्ति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देह भित्ति भी बोल सकते हैं। देह भित्ति किसे कहते हैं? शरीर के बाहरी आवरण को क्या बोलते हैं अपन? देह भित्ति बोलते हैं। मतलब जो शरीर, ऐसे अभी मैं कल आपको बताया था कि जैसे मान लो ये कीट होता है, इसकी बाहरी संरचना के ऊपर ये क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। मतलब जो ये देह भित्ति होती है, मतलब ये मान लो ये आपका कीट है, ठीक है, ये आपका कोई टीडी है, इसके ऊपर जो ये बाहरी संरचना होती है, ये बाहरी कठोर आवरण होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? देह भित्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देह भित्ति बोलते हैं। मतलब कीट ले लो, ठीक है, अपन तो बात करें, अपन इंसेक्ट की बात करें, एंटोमोलॉजी के अंदर इंसेक्ट की बात कर रहे हैं, तो मानकर चलते हैं इंसेक्ट के शरीर की बाहरी आवरण के ऊपर देह भित्ति का आवरण पाया जाता है। ठीक है, जो ये आपका जो देह भित्ति होती है वह कैसी होती है? कठोर कंकाल होती है। कैसी होती है? कठोर कंकाल होती है। कठोर कंकाल होती है आपकी, क्या होती है? देह भित्ति कठोर कंकाल होती है। ये शरीर के कोमल अंग जो सुरक्षित करते हैं। मैं कल भी आपको बताया था, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं, फिर से आपको बता देता हूं। जो ये देह भित्ति है वो काय का काम करती है, क्या का काम करती है? जो आपकी देह भित्ति होती है वो बाहरी आघातों से बचाने का कार्य करते हैं, और जो आंतरिक अंग होते हैं कीटों के, जो इंसेक्ट के जो आंतरिक अंग होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करती है या फिर सुरक्षित रखती है। ठीक है, जो निम्न है, अब देखते हैं अपन निम्न कौन कौन सी है। आपकी एक हो गई क्यूटिकल। क्यूटिकल के बारे में अपन कल चर्चा कर लिए थे। सेकंड आपकी एपिडर्मिस, इसके बारे में भी अपन चर्चा कर लिए थे। थर्ड है आपकी आधारीय झिल्ली। ठीक है, अब इनके एक एक के बारे में अपन चर्चा करेंगे। पहले क्यूटिकल के बारे में देख लेते, फिर एपिडर्मिस, या फिर इसको अपन हाइपोडर्मिस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इसको हाइपोडर्मिस भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये आपकी आधारीय झिल्ली हो गई। अब आपकी जो क्यूटिकल होती है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, सभी को पता होनी चाहिए। मैं आपको कल बताया था, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है बच्चों, क्योंकि मैं आपको कल जो आपकी 4th क्लास थी, 4था टॉपिक था, ठीक है, आज का 5वां टॉपिक अपना 5वें टॉपिक में बताया था, जो आप अपन क्यूटिकल पढ़ रहे थे। ठीक है, क्यूटिकल के अंदर आपको मैं बताया था
ये जटिल होती है, एकोशिकीय होती है। कैसी होती है? ये जटिल होती है और एकोशिकीय। तो लिखो आप इसके अंदर क्यूटिकल में, ये जटिल होती है, एकोशिकीय होती है, ठीक है। देह भित्ति की बाहरी परत होती है, जटिल होती है, एकोशिकीय होती है, देह भित्ति की बाहरी परत होती है, जटिल होती है, एकोशिकीय होती है, देह भित्ति की बाहरी परत होती है। अब जैसे अपन पढ़ रहे थे, अभी देह भित्ति पढ़ रहे थे, जैसे मानकर चलो जो कीट होते हैं उसकी शरीर के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? अपन देह भित्ति कहते हैं। अभी आपको मैं परिभाषा बताया था, मतलब जो आपकी कीटों की जो देह भित्ति होती है उसके जो ऊपर पाया जाता है, देह भित्ति के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? अपन उसके ऊपर क्या पाया जाता है? क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। जो क्यूटिकल का आवरण क्या करता है? आपके बाहरी आघातों से बचाने का कार्य करता है, आंतरिक अंगों की सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। अब जो ये आपकी क्यूटिकल है वो हाइपोडर्मिस होता है आपका, जो ये एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस के स्त्राव से, क्या आपका जो हाइपोडर्मिस है वो जो एपिडर्मिस है, ठीक है, उसके अधिकांशतः अगर अपन मानकर चले तो इसके स्त्राव से किसका निर्माण होता है? आपके क्यूटिकल का निर्माण होता है, ठीक है। इसके बाद में इसका मुख्य कार्य शरीर के आंतरिक भागों की सुरक्षा प्रदान करना। मैं अभी आपको कितनी बार बता दिया, इसका मुख्य कार्य होता है आंतरिक सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। अब काइटिन और प्रोटीन से किसका निर्माण होता है? क्यूटिकल का। काइटिन, कल आपको फिर में बताया था, काइटिन प्लस प्रोटीन के द्वारा किसका निर्माण होता है? आपके क्यूटिकल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है भाई? क्यूटिकल का निर्माण होते हैं। आगे चलते हैं अपन। अब आंतरिक स्तर देखो, आंतरिक स्तर किसे कहते हैं? आपको परिभाषा पूछ ले कि आंतरिक स्तर किसे कहते हैं, तो आपको आंतरिक स्तर में क्या बताना है? ये काइटिन द्वारा निर्मित होता है। अभी आपको जो काइटिन और जो प्रोटीन बताया था, तो ये जो ये आंतरिक स्तर होता है वो किसके द्वारा निर्माण किया जाता है? उसका काइटिन के द्वारा निर्माण किया जाता है। और ये 20 से 50%, ये 20 से 50%, मतलब इसका जो कुल भार होता है, ठीक है, जो इंसेक्ट का कुल शुष्क भार होता है, कुल शुष्क भार होता है, उसका कितना परसेंट है? आपके 20 से आंतरिक स्तर कितना है? 20 से 50%। कितना? कुल शुष्क भार का कितना है? आपके 20 से 50% पाया जाता है आंतरिक स्तर, ठीक है। इसके बाद में इसे दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। कौन कौन से? एक तो आपका एक्सो क्यूटिकल हो गया, ठीक है, या फिर एक जो क्यूटिकल भी बोल सकते हैं इसको, और दूसरा आपका हो गया एंडो क्यूटिकल। क्या हो गया? एंडो क्यूटिकल। अगर बात करें अपन एक्सो क्यूटिकल, मतलब इस एक्सो क्यूटिकल का तो मतलब हो गया कि बाहरी, ठीक है, क्योंकि बाहर की जो परत पाई जाती है, ये एंडोक्यूटिकल क्या हो गया? आंतरिक परत भी बोल सकते हैं, मतलब बाहरी आघातों से बचाने की सुरक्षा प्रदान करता है। ये आपका जो आंतरिक स्तर वो कितने प्रकार का होता है? एक्सो और एंडो क्यूटिकल। एंटो को ज्यादा नाम आ रहा है क्योंकि अपन एंटो की क्लासेस लेकर चल रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में अपना आंतरिक स्तर देख लिए थे। इसके बाद में अपन बाहरी स्तर देखेंगे। क्या देखेंगे? बाहरी स्तर। अब बाहरी स्तर क्या होता है? बाहरी स्तर के बारे में आपको मैं बता दूं, इस स्तर को एपिक्यूटिकल कहते हैं। मतलब जो आपका बाहरी स्तर होता है उसको अपन क्या कहते हैं? एपिक्यूटिकल की भी बोलते हैं। कल आपको एपिक्यूटिकल, एंडोक्यूटिकल, ठीक है, ये तीनों प्रकार में कल बताया था आपको। तो एपिक्यूटिकल मतलब बाहरी स्तर को अपन क्या बोल सकते हैं? एपिक्यूटिकल भी बोल सकते हैं, जो काइटिन के द्वारा निर्मित नहीं होता। मतलब आपका जो आंतरिक स्तर था वो काइटिन के द्वारा निर्मित होता था, और जो आपका बाहरी स्तर है वो काइटिन के द्वारा निर्मित नहीं होता, ठीक है। और आपके जो बाहरी स्तर होता है उसको अपन क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? एपिक्यूटिकल भी बोल सकते हैं। अब जो ये जो बाहरी परत बाहरी जो स्तर होता है वो पतला होता है लेकिन कठोर होता है, लेकिन कठोर भी बोल सकते हैं, या फिर सख्त होता है। कैसा होता है? सख्त होता है, ठीक है। बाहरी परत जो बाहरी स्तर होता है उसको अपन एपिक्यूटिकल भी बोलते हैं। इसका निर्माण काइटिन के द्वारा नहीं होता, ये पतली होती है लेकिन सख्त होती है, सब ठीक है। इसके बाद में इसे चार भागों में बांटा गया है। चार भाग कौन कौन से हैं? एक तो ले लो सीमेंट हो गया आपका, और दूसरा है केक्स हो गया, पॉलीफिनॉल हो गया, 2 हो गया, 3
चौथा आपका है एक क्यूटिकल परत। क्यूटिकल परत ये किसके पार्ट है? ये आपके बाहरी स्तर के हैं। और आंतरिक स्तर के कितने हैं? ओनली 2 है, एक्जो और एंडो। ठीक है, इसके बाद में अपन बात कर लिए थे 3 आपके पास अपन क्यूटिकल की बात कर लिए थे। ठीक है, ये इतनी बड़ी किसकी बात है? क्यूटिकल की। अब भाई चलते अपन एपी क्यूटिकल या हाइपोडर्मिस में। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को? अगर समझ में आया तो क्लास को शेयर करते रहना भाई, सभी अपने जितने भी फ्रेंड हैं जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं। चलो, अब जो एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस क्या होता है अभी आपको बताया था। एपिडर्मिस को अपन हाइपोडर्मिस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हाइपोडर्मिस भी बोल सकते हैं। एपिडर्मिस को अपन हाइपोडर्मिस भी बोल सकते हैं। अब जो एपिडर्मिस होती है वो क्या होती है? क्यूटिकल के नीचे स्थित, क्यूटिकल के नीचे स्थित कोशिकाओं की हरी परत होती है। मतलब आप अभी अपन जो क्यूटिकल पढ़े थे, पहला पार्ट जो क्यूटिकल का पढ़ा था, उसके जो निचला स्तर होता है कोशिकाओं का, उसके अंदर कैसी परत पाई जाती है? हरी परत पाई जाती है। कैसी परत पाई जाती है? हरी परत पाई जाती है। ठीक है, एक बार मैं पुनः आपसे परिभाषा बोल देता हूं, आप लिखते रहना साथ साथ। ठीक है, लिखो क्यूटिकल के नीचे स्थित कोशिकाओं की हरी परत होती है। क्यूटिकल के नीचे स्थित कोशिकाओं की हरी परत होती है जिसे अपन बोलते हैं एपिडर्मिस। मतलब जो क्यूटिकल आपकी होती है, कीटों की जो क्यूटिकल की संरचना पाई जाती है, उसकी जो कोशिकाएं होती है नीचे स्थित कोशिकाओं में कैसी परत पाई जाती है? आपकी हरी परत पाई जाती है। आपको क्वेश्चन पूछ ले कि क्यूटिकल के नीचे स्थित कोशिकाओं के अंदर कैसी परत पाई जाती है, तो कैसी परत पाई जाती है? हरी परत पाई जाती है। ठीक है, इसकी बहुत सी कोशिकाएं ग्रंथि कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती है। मतलब इसकी जो आपकी हाइपोडर्मिस जो आपकी हाइपोडर्मिस है, उसकी कई कोशिकाएं किस में कन्वर्ट हो जाती है? आपकी ग्रंथि कोशिकाओं में। किस में कन्वर्ट हो जाती है? ग्रंथि कोशिकाओं में। ग्रंथि कोशिकाओं में क्या हो जाती है? रूपांतरित हो जाती है। क्या हो जाती है? रूपांतरित हो जाती है। मतलब हाइपोडर्मिस की कई कोशिकाएं, मतलब हाइपोडर्मिस की कई कोशिकाएं ग्रंथि कोशिकाओं के अंदर रूपांतरित हो जाती है, जिन्हें अपन त्वचीय ग्रंथि भी बोल सकते हैं। अगर कोशिकाओं का दूसरे मतलब ग्रंथि कोशिकाओं के अंदर अगर रूपांतरित होता है तो उसको अपन क्या कहते हैं? ग्रंथीय। ग्रंथि त्वचीय क्या बोलते हैं? ग्रंथि त्वचीय भी बोल सकते हैं। ऐसे आपको डेफिनेशन पूछ सकता है छोटे क्वेश्चनों के अंदर। अब चलते हैं, त्वचीय ग्रंथि निर्मोचन के समय क्यूटिकल तथा पाचक एंजाइम स्त्राव करती है। मतलब जो आपकी त्वचीय ग्रंथि होती है वो निर्मोचन के समय क्या करती है? क्यूटिकल तथा पाचक एंजाइम का स्त्रावन करती है। किसका? क्यूटिकल और पाचक एंजाइम का। क्यूटिकल प्लस पाचक एंजाइम का क्या करती है? स्त्राव करती है। कौन करती है? आपकी त्वचीय ग्रंथि भी बोल सकते हैं। अब इसके जो कार्य है हाइपोडर्मिस के या फिर एपिडर्मिस के जो कार्य होते हैं वो आपको मैं कार्य बता देता हूं। ये जो आप हाइपोडर्मिस होता है वो सबसे पहले तो मुख्य कार्य देखें तो क्या होता है? ये क्यूटिकल का निर्माण करता है। क्या करता है? क्यूटिकल का निर्माण करता है। ठीक है, पहला कार्य ये हो गया। दूसरा कार्य लिखो आप, एपिडर्मिस ग्रंथियों का रूप लेना। मतलब जो आपका ये है एपिडर्मिस ग्रंथियों का, जो आपका एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, वो क्या करता है? ग्रंथियों का रूप लेता है। ठीक है, कुछ अन्य प्रकार के अंग बनाना, जैसे सीटी। मतलब जो आपका एपिडर्मिस होता है वो कई प्रकार के या फिर कुछ अन्य प्रकार के भी अंग बनाया करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के अपन तौर पर देखें, एग्जाम्पल तो आपका आता है एक सीटी। ठीक है, कंप्लीट हुआ। इसके बाद में एपिडर्मिस द्वारा निर्मित होने वाली ग्रंथियां, जो आपका एपिडर्मिस होता है, अभी अपन एपिडर्मिस पढ़ रहे हैं या फिर हाइपोडर्मिस, दोनों एक ही है। जो आपके हाइपोडर्मिस होता है, जो एपिडर्मिस होती है, उसके द्वारा स्त्रावित होने वाली या फिर उसके द्वारा निर्मित होने वाली जो ग्रंथियां होती है वो कौन कौन सी होती है वो आपको मैं बता देता हूं। एक तो होगी आपकी लार ग्रंथि हो गई, दूसरी होगी निर्मोचन ग्रंथियां हो गई, तीसरी हो गई विष ग्रंथि हो गई,
चौथी इत्र ग्रंथि, मोम ग्रंथियां, रेशम ग्रंथियां, लाग ग्रंथियां, उत्सर्जन ग्रंथियां और प्रतिकर्षक ग्रंथियां। ये आपके एपिडर्मिस द्वारा निर्मित ग्रंथियां हो गई। कितनी ग्रंथियां हो गई? 7 ग्रंथियां हो गई। कितनी? 9 ग्रंथियां हो गई। तीसरा आपका है आधारीय झिल्ली। आधारीय झिल्ली कौन कौन सा अपने पास कंप्लीट हो गया? आपका एक तो था एपिडर्मिस था, एक क्यूटिकल था। क्यूटिकल अपन ने कंप्लीट कर लिया, आपका हाइपोडर्मिस एपिडर्मिस को भी कंप्लीट कर लिया। अब थर्ड बची अपने पास आधारीय झिल्ली। आधारीय झिल्ली क्या होती है? एपिडर्मिस की समस्त कोशिकाओं के सिरे आधारीय झिल्ली से जुड़े होते हैं। मतलब जो एपिडर्मिस की जो समस्त कोशिकाएं होती है, एपिडर्मिस की समस्त कोशिकाएं किससे जुड़ी होती है? आधारीय झिल्ली से जुड़ी रहती है। जो आपकी ये एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस जो इसकी जो कोशिकाएं होती है वो किसके द्वारा जुड़ी होती है? आपके आधारीय झिल्ली से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? आधारीय झिल्ली से जुड़ी होती है। ठीक है। इसके बाद में अपन देखें तो आगे है, ये झिल्ली पतली अकोशिकी होती है। जैसे अभी आपको वो बताया था, जो आपकी क्यूटिकल है वो तो कैसी होती है? जटिल होती है, अकोशिकी होती है। और जो आपकी आधारीय झिल्ली होती है वो कैसी होती है? पतली होती है तथा अकोशिकीय होती है। ठीक है। मोटाई इसकी कितनी होती है? 0.5 माइक्रो। मोटाई कितनी होती है इसकी? 0.5 माइक्रो। ठीक है। ये बात हो गई इसकी मोटाई की। टीडे के शरीर की ऊपरी सतह पर कठोर प्लेट होती है जिसे अपन कहते हैं स्क्लेराइड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीडे के ऊपर जो कठोर आवरण पाया जाता है, मतलब जो आपका टीडा होता है, टीडा सभी देखे होंगे सभी स्टूडेंट। ठीक है। जो टीडा होता है उसके ऊपर जो कठोर आवरण पाया जाता है या फिर मजबूत आवरण या कठोर परत पाई जाती है उसको अपन क्या बोल सकते हैं? स्क्लेराइड्स भी बोल सकते हैं। आपको क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि जो टीडे के बाहरी या फिर कठोर आवरण को अपन क्या बोलते हैं? ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं स्क्लेराइड्स। ठीक है। बाह्य कंकाल के अन्य 2 प्रकार, मतलब आपका जो बाह्य कंकाल है उसके 2 प्रकार देखते हैं। कौन कौन से है? आपका एक तो हो गया कोशिकीय। ठीक है। कौन सा हो गया? कोशिकीय। कोशिकीय के अंदर आ जाएगा आपका एक कोशिकीय, दूसरा आ गया एक कोशिकीय अतिवर्धी, दूसरा आ गया आपका बहुकोशिकीय अतिवर्धी। ठीक है। अब इसके अंदर आपका जो कोशिका का जो पार्ट पढ़ रहे हैं उसी के अंदर है एक कोशिकीय अतिवर्धी, बहुकोशिकीय अतिवर्धी। अब अपन एक कोशिकीय अतिवर्धी के बारे में चर्चा करते हैं। एक कोशिकीय अतिवर्धी क्या होती है? इनका वर्गीकरण विज्ञान में अत्यधिक महत्व है। मतलब जो आपका एक कोशिकीय अतिवर्धी है उसका विज्ञान के अंदर अगर अपन अध्ययन करें तो बहुत क्या है? महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है। ठीक है। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं। क्योंकि हर जाति में अलग अलग प्रकार में पाए जाते हैं, यह कीटों में सीटी के रूप में पाए जाते हैं। जो आपका एक कोशिकीय अतिवर्धी है वो कीटों के अंदर किसके रूप में पाए जाते हैं? सीटी के रूप में पाए जाते हैं। किसके रूप में पाए जाते हैं? सीटी के रूप में पाए जाते हैं। आपको पूछ ले कि जो आपकी एक कोशिकीय अतिवर्धी है वो किसके रूप में पाई जाती है? तो किसके रूप में पाई जाती है? कीटों के अंदर सीटी के रूप में पाई जाती है। इसके बाद में ये निम्न प्रकार के होते हैं। जो आपका एक कोशिकीय अतिवर्धी है वो भी निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा है? वस्त्र समान बाल, मतलब वस्त्र जो आपके वस्त्र होते हैं उसके समान बाल, उसके समान बाल, जो आप वस्त्र पहनते हो उसके समान बाल होते हैं। अब देखते हैं ये कीट के संपूर्ण शरीर पर पाए जाते हैं, मतलब वस्त्र समान बाल पाए जाते हैं। जो आपके कीट होता है उसके संपूर्ण शरीर पर पाया जाता है। अगर संपूर्ण शरीर पर देखें कौन से इंसेक्ट के अंदर संपूर्ण शरीर के ऊपर बाल पाए जाते हैं तो कौन से आपका जो इंसेक्ट है वो है आपके मधुमक्खी। कौन सा है? आपके मधुमक्खी। ठीक है। इसके बारे में आगे चलते हैं। ग्रंथिल बाल। अब ग्रंथिल बाल किसमें पाए जाते हैं अपन देखते हैं। ये एपिडर्मिस द्वारा उत्पन्न विभिन्न ग्रंथियों के खुलने वाले छिद्रों पर पाए जाते हैं। मतलब जो खुले छिद्र होते हैं उन्हीं पर आपका जो ग्रंथिल बाल है वो उगा करते हैं या फिर ग्रोथ करते हैं। इसके बाद में संवेदी सीटी। संवेदी सीटी क्या होती है? इस प्रकार के अंग विभिन्न रसायन व यांत्रिक सूचनाओं को ग्रहण करते हैं। मतलब संवेदी सीटी का मतलब वो ये होता है, आपको मैं कल चौथी जो क्लास ली थी, चौथा जो टॉपिक था उसके अंदर भी बताया था संवेदी अंग आया था। संवेदी अंग से मतलब समझता है, संवेदी अंग का मतलब होता है जो एंटीना पाया जाता है शरीर के ऊपर, जो एंटीना पाया जाता है उसे क्या होता है? रासायनिक ले लो, ठीक है, जैविक ले लो, या फिर अपन भोजन ग्रहण करने के लिए, स्थान पता लगाने के लिए, ठीक है, अंडा देने के लिए अपन स्थानों का पता लगाया जाता है और गंध का या स्वाद का
पता लगाने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं? संवेदी अंग। जो कीटों के अंदर संवेदी अंग आता है उसको अपन क्या बोलते हैं? एंटीना। क्या बोलते हैं? एंटीना बोला करते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन चलते हैं स्केलस। स्केलस किसे कहते हैं? इस प्रकार की संरचना वस्त्र जैसे बालों के रूपांतरित। स्केलस मतलब इस प्रकार की संरचना जो क्या, जिसमें क्या होता है? बालों में रूपांतरित होती है। इसके बाद में कड़े बाल। कड़े बाल मतलब ऐसे किसकी तरह? झांवले की तरह ऐसे सीधे बाल होने चाहिए। ये बहुत कठोर व मोटे होते हैं। मतलब जो कड़े बाल होते हैं वो एक तो बहुत कठोर होते हैं और कैसे होते हैं? मोटे होते हैं। जो टेक्निक में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? टेक्निक में पाए जाते हैं। बहुकोशिकीय अतिवृद्धि। आपका एक कोशिकीय अतिवृद्धि हो गया। अब इसके बाद में बहुकोशिकीय अतिवृद्धि देखते हैं। बहुकोशिकीय, क्लास काफी बड़ी हो जाएगी। बहुकोशिकीय अतिवृद्धि। इस प्रकार के अंग बाह्य कंकाल के खोखले अतिवृद्धि होते हैं। मतलब इस प्रकार के जो अंग होते हैं वो कैसे होते हैं? बाह्य कंकाल के खोखले अतिवृद्धि होते हैं। जिसे ये जो आपका जो बहुकोशिकीय अतिवृद्धि है वो किससे जुड़ी होती है? आपके एपिडर्मिस से। किससे जुड़ी होती है? एपिडर्मिस से जुड़ी होती है। एपिडर्मिस से जुड़ी होती है। इसके बाद में एक कोशिकीय का उदाहरण देखें तो अपना इसका आता है कांटे। कैसे आते हैं? कांटे। प्रौढ़ शरीर का 3 भागों में। अब बात करते हैं अपन, आपको मैं बताया था किसके बारे में अपन चर्चा करेंगे? मॉर्फोलॉजी ऑफ ग्रासहॉपर। मतलब जो आकृति विज्ञान, मतलब जो टीडे की जो आकृति विज्ञान होते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो टीडे के अंदर कौन कौन सी अपन जो आकृति है उसके बारे में अध्ययन करने का अपन ने टॉपिक था अपना था। एक तो हेड था, ठीक है, उसके बाद में वक्ष था अपना थोरेक्स, ठीक है, उसके बाद में था पेट, एब्डोमेन, ठीक है। अब तो अपन सिर, वक्ष, उदर के बारे में चर्चा कर लेते हैं जल्दी से। सिर हो गया, दूसरा हो गया वक्ष हो गया, तीसरा हो गया उदर, ठीक है। अब एक एक के बारे में अपन चर्चा करते हैं। एक एक के बारे में चर्चा करेंगे तो उदर का आएगा, उदर सिर के अंदर लिखते हैं अपन। सिर के अंदर क्या पढ़ेंगे? सिर में है, ये शरीर का अग्रभाग होता है। मतलब जो इंसेक्ट होता है, जो कीट होता है, तो जो सिर है वो क्या होता है? इंसेक्ट का अग्रभाग होता है, ठीक है, जो तिकोना और गोलाकार होता है। कैसा होता है? तिकोना होता है, एक तो तिकोना और गोलाकार। कैसा होता है? तिकोना और गोलाकार, ठीक है दोस्तों। लिखाने की टाइम नहीं है क्योंकि आपकी एग्जाम भी अब नज़दीक आ गई। मिड टर्म नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट है आपके, तो उम्मीद करता हूँ आप, मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे तुरंत उतारते जाइए, ठीक है। तिकोना होता है, गोलाकार होता है, ये बात हो गई। ये वक्ष से एक झिल्ली द्वारा जुड़ा होता है, जो वक्ष होता है। इसके बाद में जो सिर के बाद में अपन जो वक्ष पढ़ेंगे, ठीक है, वो जो आपका सिर है वो वक्ष की एक कोशिकाओं से जुड़ा होता है। सिर के प्रकार, अब सिर के जो प्रकार है उसके बारे में देखते हैं। सिर के कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। कौन कौन से आपके? एक तो अधोमुखी हो गया, अग्रोमुखी हो गया और पश्चिममुखी हो गया। अधोमुखी के अंदर पढ़ेंगे, इस दशा में मुखांग नीचे की ओर लगे रहते हैं। मतलब मुखांग कैसे लगे रहते हैं? ऐसे नीचे की तरफ। जैसे ये आपका सिर वगैरह हो गया तो मुखांग कहाँ पर लगे रहते हैं? सिर के नीचे लगे, नीचे की तरफ स्थित रहते हैं। तथा सिर के मध्य रेखा शरीर की मध्य रेखा के साथ समकोण बनाती है। कैसे, क्या बनाती है? समकोण बनाती है। ये किसके अंदर पाया जाता है? जो ये समकोण बनाया जाता है वो टिड्डे के अंदर पाया जाता है। ये किसकी संरचना पढ़ रहे हैं अपन? टिड्डे की संरचना, ग्रासहॉपर की संरचना अपन पढ़ रहे हैं। इसके बाद में है अग्रोमुखी। इस दशा में सिर मुखांग आगे नीचे की ओर लगे होते हैं तथा सिर की मध्य रेखा शरीर की मध्य रेखा की समांतर होती है। तो ये किस में पाया जाता है? आपका जो ये अग्रोमुखी है वो किस में पाया जाता है? आपके विट्ठल के अंदर पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में पश्चमुखी है। इस दशा में मुखांग पीछे की ओर मुड़े रहते हैं। मतलब पक्षोमुखी के अंदर वो तो नीचे की तरफ अग्रोमुखी, तो ठीक है, और पश्चिममुखी में क्या होता है? ऐसे पीछे की तरफ मुड़ा होता है। कैसे मुड़ा रहता है? पीछे की तरफ मुड़ा रहता है। सिर की मध्य रेखा शरीर की मध्य रेखा के साथ जुड़कर न्यून कोण बनाती है। ये तो क्या बना रही थी? आपकी समांतर कोण बना रही थी, ठीक है, मध्य रेखा के समांतर। और ये क्या बना रही है? आपके न्यून कोण बना रही है। क्या बना रही है? न्यून कोण बना रही है, ठीक है। इसके बाद में अपन चलता करते हैं, जो ये न्यून कोण बनाती है, ये जो पक्षोमुखी होता है वो किस में पाया जाता है? वक्ष में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? वक्ष में पाया जाता है। अब आगे चलते हैं, वर्टेक्स। क्या देखते हैं? वर्टेक्स देखते हैं। ये भाग आंखों के मध्य तथा फ्रांस के ठीक नीचे स्थित होता है। जो आपका वर्टेक्स होता है वो कहाँ पर स्थित होता है? ये भाग आंखों के मध्य, मतलब आंखों के मध्य बोले तो बीचों बीच,
और फ्रांस के ठीक नीचे, जो आपका फ्रांस होता है, कीटों का फ्रांस होता है, उसके ठीक नीचे और आंखों के मध्य पाया जाता है। इसी भाग पर नेत्रक तथा एंटीना स्थित होते हैं। जो आपका जो ये वर्टेक्स होता है, इसी भाग पर आपका एक तो एंटीना होता है, दूसरा आपके नेत्रक स्थित होते हैं। इसके बाद में एपिकोर्निया सलक्स देखते हैं। ये आंखों के बीच का पिछला भाग है जो उल्टे वाई आकार का तरह होता है, ठीक है। इसके बाद में ऑक्सीपुट देखते हैं। ये सिर के पास पीछे गर्दन के पास होता है, जो आगे से वर्टेक्स और पीछे से गर्दन से जुड़ा होता है। इसके बाद में जिन्नी है, ये संयुक्त नेत्रों के गाल स्थान पर स्थित होती है। संयुक्त नेत्र है, ये सिर की दशा में स्थित होते हैं। एंटीना क्या होता है? एंटीना को अपन क्या बोलते हैं, अभी आपको मैं बताया था, एंटीना को अपन सरंगिका भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सरंगिका भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंटीना लिखो, इन्हें सरंगिका भी कहते हैं। ये दोनों आंखों के मध्य एंटीनल सर्किट में स्थित होती है। ये दोनों आंखों के मध्य स्थित होती है। किस प्रकार से होती है? ऐसे होती है, जिसे अपन सरंगिका भी बोल सकते हैं। सरंगिका क्या होती है, या एंटीना किस काम में आता है? गंध का पता लगाने के लिए, स्वाद का पता लगाने के लिए, ठीक है, भोजन का पता लगाने के लिए, अंडे देने का स्थान का पता लगाने के लिए, रहने के स्थान का पता लगाने के लिए, काफी कार्य है इसके, ठीक है। इसके बाद में है टेंटोरियम। टेंटोरियम किसे कहते हैं? सिर के अंदर स्थित क्यूटिकल का बना होता है। सिर के अंदर किसका बना होता है? क्यूटिकल का बना होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? मस्तिष्क को आधार प्रदान करना। टेंटोरियम का मुख्य कार्य क्या होता है? मस्तिष्क को क्या करना? आधार प्रदान करना, आधार प्रदान करना। इसके बाद में है सिर के कार्य। सिर के कार्य कौन कौन से देख लो जल्दी से। भोजन ग्रहण करने के काम आता है, मतलब सिर है वो एक तो भोजन ग्रहण करने के काम आता है। इन पर संवेदी अंग पाए जाते हैं। इन पर अभी आपको मैं बताया था, संवेदी अंग पाए जाते हैं ऐसे एंटीना की तरह, जिसे अपन सरंगिका भी बोल सकते हैं। ये शरीर की शारीरिक गतिविधियों का नियंत्रण करता है, मतलब शरीर की जितनी भी शारीरिक जो गतिविधियां होती हैं उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है, ठीक है। इसके बाद में है नियंत्रण इकाइयों की रक्षा करता है, मतलब जो नियंत्रण जो इकाइयां होती है, ठीक है, उसकी क्या करता है? रक्षा करता है। इसके बाद में थोरेक्स देखते हैं। वक्स बोले तो, ठीक है, सिर की हुई थी अपनी, वक्स की बात हुई थी और पेट की बात हुई थी। सिर के साथ गर्दन द्वारा जुड़ा हुआ भाग वक्स कहलाता है। सिर के साथ, अभी आप अपन जो हेड पर देते हैं उसके साथ जुड़ा हुआ भाग क्या कहलाता है? सिर के साथ और गर्दन द्वारा जुड़ा हुआ, मतलब जो ये गर्दन होती है, जो कीटों की जो ये गर्दन होती है और जो ये सिर होता है, उसके द्वारा जो जुड़ा हुआ भाग क्या कहलाता है? आपका थोरेक्स कहलाता है। थोरेक्स बोले तो वक्स कहलाता है। यह भाग चलने वाले अंगों का केंद्रक होता है, मतलब जो चलने वाले होता है उसके भाग का जो केंद्रक होता है। इसे 3 भागों में बांटा गया है, अग्रवक्ष, मध्यवक्ष और पश्चवक्ष। अग्रवक्ष देखते हैं, प्रत्येक खंड के निचले स्तर पर एक एक जोड़ी टांगे अर्थात 6 टांगे होती है, मतलब एक एक जोड़ी टांगे होती है, तो कितनी टोटल टांगे हो गई? 6 टांगे हो गई। एवं मध्य तथा पश्चिम वक्ष के ऊपरी सतह पर एक एक जोड़ी पंख लगे होते हैं। कितने जोड़ी? एक एक जोड़ी पंख लगे होते हैं। वक्ष का प्रत्येक भाग स्क्लेराइड्स द्वारा ढका रहता है। स्क्लेराइड्स होता है उसके द्वारा ढका रहता है। किसका भाग? थोरेक्स का भाग। जैसे पृष्ठ सतह को टर्गम या नोटम कहते हैं। जो आपकी कीटों की जो पृष्ठ सतह होती है उसको टर्गम या फिर क्या बोल सकते हैं अपन? नोटम बोल सकते हैं। पार्श्व सतह को अपन प्ल्यूरा बोल सकते हैं। पार्श्व सतह को क्या बोल सकते हैं? प्ल्यूरा। क्या बोलते हैं? प्ल्यूरा बोल सकते हैं। इसके बाद में है मध्य वक्ष को अपन मध्य वक्ष को क्या, हाँ, नीचे की सतह को क्या बोलते हैं? स्टेरेनम। क्या बोल सकते हैं? स्टेरेनम, ठीक है। क्लास काफी बड़ी हो जाएगी। अगर वक्ष देख लो, ये वक्ष का सबसे आगे वाला भाग है। जो अगर वक्ष है वो सबसे आगे वाला भाग है। टिड्डे में ये पीछे की ओर काफी निकला होता है। टिड्डे में पीछे की तरफ क्या निकला होता है? काफी निकला होता है, ज्यादा निकला होता है, इसकी ज्यादा वृद्धि होती है। जो कि मध्य वक्ष ढके रखता है। जो मध्य वक्ष होता है उसको ढका रखता है। कौन ढका रखता है? अगर वक्ष। ये 4 खंडों से मिलकर बना होता है। प्री स्कूटम और स्कूटम, स्कूटेलम, पोस्ट स्कूटेलम, ठीक है। अब मध्य वक्ष या पश्च वक्ष साथ देख लेते हैं। ये दोनों खंड आपस में जुड़े होते हैं, इसी कारण एक दूसरे से पृथक लगने के बजाय एक ही खंड में दिखाई देते हैं। मतलब ये पृथक होने के बजाय क्या दिखाई देते हैं? आपका जो पश्च वक्ष और जो मध्य वक्ष है वो एक ही जगह दिखाई देते हैं। इन खंडों पर पंख होते हैं, इसे थोरेक्स भी कहा जाता है। इसके बाद में एबोडम देखते हैं या पेट देखते हैं, या फिर इसको अपन उधर भी बोल सकते हैं। अपन बात करते हैं कि जो आपका सिर होता है, वक्ष होता है, पेट होता है, उसके आकृति विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे, शारीरिक खंड संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे 5वें टॉपिक के अंदर। तो अपना लास्ट बचा है उदर।
एब्डोमेन ये कीट के शरीर का तीसरा और अंतिम भाग है। जो ये कीट होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, उसका अंतिम मान लो या फिर तीसरा खंड, सॉरी अंतिम या फिर तीसरा भाग मान लो। क्या मान लो? तीसरा भाग मान लो। कीटों के उदर को क्या कहते हैं? उदर के बारे में लिखना आपको। ये कीटों के अंदर या तो इसको अंतिम भाग मान लो या फिर तीसरा भाग मान लो, तथा 10 से 11 खंडों का बना होता है। जो आपका उदर होता है वो कितने खंडों का बना होता है? 10 से 11 खंडों का, 10 से 11 खंडों का बना होता है। इसके बाद में टीडे में 10 खंड होते हैं। टीडे के अंदर 10 खंड होते हैं जो छल्ले के आकार के होते हैं। जो ये खंड होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं? ऐसे छल्ले के आकार के होते हैं, ऐसे छल्ले के आकार के होते हैं। ठीक है, ऐसे 10 खंड होते हैं। नीचे की सतह भी क्यूटिकल द्वारा निर्मित होती है। ऐसे मान लो कि जो ये सतह है आपके टीडे के, जो ऊपर की सतह क्यूटिकल की नहीं होती, इसकी जो नीचे वाली सतह होती है वो भी किसकी होती है? क्यूटिकल से निर्मित होती है। इसके बाद में है आपके उदर का भाग 3 खंडों से मिलकर बना होता है। जो उदर होता है वो कितने भागों से मिलकर बना होता है? 3 भागों से मिलकर बना होता है, टर्गम से, स्टर्नम से और पार्श्व झिल्ली से। ठीक है, अब पार्श्व झिल्ली क्या होती है? ये झिल्ली दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। टर्गम और स्टर्नम को कौन? पार्श्व झिल्ली जोड़ने का कार्य करती है। पार्श्व का मतलब होता है पास, मतलब जैसे आगे वाला और पीछे वाला, मतलब दोनों के पास है। जैसे आगे वाला भी नहीं बोल सकता कि तू मेरे पास में बैठ, पीछे वाला भी नहीं बोल सकता कि तू मेरे पास बैठ। पार्श्व का मतलब होता है बीच, मतलब टर्गम और स्टर्नम से जुड़ा हुआ भाग क्या कहलाता है? पार्श्व झिल्ली कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में है उदर के प्रत्येक खंड में 11 श्वसन छिद्र पाए जाते हैं। कितने? जो आपका क्या होता है? उदर के प्रत्येक खंड में 11 श्वसन छिद्र पाए जाते। कितने? 11 श्वसन छिद्र। आपको पूछ सकता है 11 श्वसन छिद्र, ये टीडे के अंदर श्वसन छिद्र कितने पाए जाते हैं? प्रत्येक खंड के अंदर, प्रत्येक खंड में 11 श्वसन छिद्र पाए जाते हैं। 9वां व 10वें खंड में श्वसन छिद्र एब्सेंट होते हैं। आपके जो 10वें खंड 10 खंड होते हैं उसमें से आपके 11 श्वसन छिद्र पाए जाते हैं। उसमें से 9वां और जो 10वां खंड होता है उसमें श्वसन छिद्र क्या होता है? प्लस माइनस एंटी होता है, बोले तो अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट होते हैं। टीडे में टर्गम के पार्श्व स्तर पर श्रवण अंग होते हैं। जो टीडे का जो टर्गम स्तर होता है, अभी आपको मैं बताया था उदर में 3 पार्ट होते हैं, टर्गम, स्टर्नम और पार्श्व झिल्ली। तो टीडे के जो टर्गम जो पार्ट होता है या पार्श्व स्तर पर क्या रहता है? श्रवण अंग। श्रवण अंग, श्रवण अंग से मतलब समझ सकते हैं कि सुनना, बोले तो श्रोता, सुनने वाला, वक्ता, बोलने वाला। ठीक है, श्रवण का मतलब जो पार्श्व स्तर होता है उस पर क्या लगा रहता है? श्रवण होता है। ठीक है, सुनने के लिए। तो आज का टॉपिक था, आज की क्लास थी 5वीं। ठीक है, वो बहुत अच्छे से करवाया हूँ, आज तो गला ही बैठ गया। ठीक है, तो इतना तो सपोर्ट बनता है। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर किया करो, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका मन करे तो क्लासों को शेयर किया करो। मेरा यही उद्देश्य है आपको कि सटीक और अच्छा और जो आपका कंटेंट है वो शुद्ध आपके पास पहुंच सके, और आपकी जो बीएससी ऑनर्स के अंदर जो सेकंड सेमेस्टर है उसकी एग्ज़ाम दो, उस समय आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं आए कि ये क्वेश्चन कहाँ से पुटअप हो रखा है। ऐसे नहीं है कि कई यूट्यूब चैनल ऐसे भी हैं जहाँ पर ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा, पूरा नहीं पढ़ाते। भाई मैं आपको बता देता हूँ। अब इसके बारे में आपको सिर के बारे में और वक्स के बारे में, उधर के बारे में बता देते हैं। क्या होती है ग्रास ऑपर, टीडी के बारे में, आकृति विज्ञान के बारे में अपन ने अच्छे से अध्ययन किया है। उसके बारे में सारे खंड संरचना का भी अध्ययन करे है, तीनों पार्ट के। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर कर देना, और एक बार जरूर देखो। आप कोई से भी आपकी जो यूट्यूब चैनल है पहचान के, उनमें आप एक बार जरूर देखना जाके। मैं आपका भाई आपके साथ खड़ा है, अगर मेरे को बता देना कि इस यूट्यूब चैनल पर आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा। अगर मैं चैलेंज दे रहा हूँ, अगर यूट्यूब पर आपको इतना कंटेंट मिल जाए ना तो मेरे पास आ जाना। ठीक है, तो क्लास को शेयर करते रहना। ठीक है, लव यू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।